हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग फॉर फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए अर्थशास्त्र के क्लास 9 लेकर आया हूं। ठीक है, यह अर्थशास्त्र आपको 12th के सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। यह सिलेबस जो कि 12th में एक ही अर्थशास्त्र का सिलेबस है, इसलिए ये साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए है। ठीक है, ये दोनों के सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। आपको परीक्षा में साइंस और आर्ट्स के लिए एक ही बुक है, केवल परीक्षा में क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाता है। अभी आज के सेशन में क्या क्या है, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु में अंतर, मांग के नियम की मान्यता क्या क्या है, मांग वक्र पर संचलन, 3 टॉपिक है। क्लास कौन सा है, तो क्लास 9। ठीक है, यदि आपको यह सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और आप कमेंट करें कि मेरे पढ़ाया हुआ कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि उसे ऑफलाइन क्लास जाने की आवश्यकता नहीं हो। और एक आवश्यक सूचना जो कि अभी हम आपको देंगे, जैसे कि आप यह लोगो देख पा रहे होंगे, यही आवश्यक सूचना है। यदि आप कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, ठीक है, या फिर रेलवे का हो, या फिर बैंक का हो, स्टेट का एग्ज़ाम कोई भी हो, ठीक है, ऑल वनडे एग्ज़ाम, ठीक है, ऑल वनडे एग्ज़ाम, आप इनमें से किसी का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इसका तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे नए चैनल, जो कि चैनल का नाम है रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल, और उसका लोगो आपको दिख रहा होगा, यही है। ठीक है, आप इस चैनल से जुड़ जाएं, आपको बेहतरीन तरीका आपको दिया जाएगा और क्लासेस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके थे कि आज हम क्लास कौन सी करेंगे, तो सबसे पहले सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु में अंतर को देखेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिए, आप उसे याद जरूर कर लेंगे एग्जाम से पहले। तो सामान्य वस्तु क्या है, सो देखते हैं। सामान्य वस्तु वह वस्तु है जिनकी मांग आय बढ़ने पर बढ़ती है तथा आय में कमी से मांग घटती है। यानी कि बोला जा रहा है कि आय जब बढ़ती है, जिसका मांग में आय बढ़ने पर बढ़ती है तथा आय में कमी जब होती है तो मांग घटती है। ऑब्वियसली जब आय किसी के पास, पैसा किसी के पास अधिक होगा तो अधिक चीज़ का वो डिमांड करेगा। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें, अगर किसी के पास पैसे की कमी होगी तो मांग में कमी कर देगी। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ घटिया वस्तु में क्या बोला जाता है वो देखते हैं। घटिया वस्तु पूर्ण वस्तु को कहते हैं, ठीक है, जिसका मांग और आय बढ़ने पर बढ़ने के बजाय घटती है। मतलब घटिया वस्तु में जस्ट उल्टा है, जो सामान्य वस्तु में था उसका जस्ट उल्टा घटिया वस्तु में है। इसमें क्या है कि मांग और आय, जब मांग और आय बढ़ती है तो जिसका मांग और आय बढ़ने पर जब बढ़ती है तो बढ़ने के बजाय घटती है। ठीक है, आय में कमी से मांग में वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, आप पॉइंट देकर लिखेंगे। ये जो था ये पहला पॉइंट था। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये पहला पॉइंट इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, और दूसरा पॉइंट इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। ठीक है, इसलिए हम सामने सामने लिखे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है, सामान्य वस्तु के आय प्रभाव धनात्मक होती है। जो सामान्य वस्तु के आय प्रभाव होती है धनात्मक होती है, और घटिया वस्तु के आय प्रभाव ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे है, समान वस्तुओं की मांग और आय बढ़ने से वस्तु की मांग दाईं ओर ढाल होती है। यानी कि वस्तु की मांग का जो चित्र होता है वो दाएं की ओर खिसक जाती है। ठीक है, और वहीं घटिया वस्तु की मांग और आय में बढ़ने से वस्तु की मांग बाएं ओर ढलती है, यानी कि इस तरह बाएं ओर ढलती है। ठीक है, जैसे कि नीचे आपको चित्र दिया गया है, तो चलिए हम आपको चित्र दिखाते हैं जो कि यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको चित्र दिखाते हैं। जैसे कि आप एक साइड देख रहे होंगे सामान्य वस्तु, दूसरा तरफ घटिया वस्तु। तो मैंने आपको ही पहले ही बता दिया है कि इकोनॉमिक्स में 2 अक्ष आपको लेना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इनमें से कौन सा वाई अक्ष है, तो ये वाला वाई है और ये वाला एक्स है। इसी तरह से इसमें भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष
बनाएंगे। ये हो गया वाई अक्ष और ये गया एक्स अक्ष, ठीक है। यहाँ 0 होता है, आपको पहले ही बताया है, ठीक है। तो जैसे कि आप डिमांड देख पा रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि आप डिमांड देख पा रहे होंगे, शुरू में क्या पढ़ाया गया था कि जिनकी मांग आय बढ़ने पर बढ़ती है, यानी कि पहले डिमांड डी थी, ठीक है, अब बढ़कर D1 और D1 हो गया है, ठीक है। तो बढ़ने पर मांग भी बढ़ गई, जिसके वजह से क्या हो गया, मांग वक्र बाईं की ओर खिसक गई, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बाईं की ओर आप खिसकाएंगे, सेम टू सेम जिस तरह से हम बनाए हैं, ठीक है। परीक्षा में आप इसी तरह से बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर बात करें तो यहाँ जो बोला गया था शुरुआत में कि मांग में बढ़ने के बजाय जो घट गई, तो पहले क्या था, जो पहले था ये मान लेते हैं, पहले था D और D, अब हो गया क्या D0 और D0, ठीक है। तो यहाँ वस्तु की मांग दाएं की ओर खिसक गई, ऐसे कही हो, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको घटिया वस्तु और समान वस्तु में अंतर समझ में आया होगा। आपको जिस तरह से बताया हूँ उस तरह से आप परीक्षा में लिखेंगे। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे क्या था, समान वस्तु, आगे था मांग के नियम की मान्यताएं। तो देखते हैं हम मांग के नियम की मान्यताएं क्या क्या थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट करें, आपको समझने में कहाँ दिक्कत हो गया है, वहाँ पर हम आपके लिए कुछ और करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे, जैसे कि आप नोट्स में देख पा रहे होंगे कि समान वस्तु और घटिया वस्तु में अंतर मैंने आपको बताया। आगे की है मांग के नियम की मान्यता। मांग के नियम मैंने आपको पहले बताया था कि मांग बढ़ने से कीमत घटती है और कीमत बढ़ने से मांग घटती है। आपको पहले मांग का नियम याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए मांग का नियम की मान्यताएं क्या क्या है आगे की ओर देखते हैं, ठीक है। तो मांग के नियम की मान्यताएं निम्न प्रकार से है, निम्न प्रकार आधारित है, ठीक है। तो पहला क्या है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। जो वस्तु है संबंधित, जो वस्तु स्थानापन्न, जिसे संबंधित कोई भी वस्तु है उसका संबंधित वस्तु है। जैसे अगर हम बात करें तो चाय, इससे संबंधित कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी क्यों, क्योंकि कॉफ़ी और चाय दोनों पेय पदार्थ है। इसके स्थान पर चाय पी सकते हैं, चाय के स्थान पर कॉफ़ी पी सकते हैं। वही बोला जा रहा है कि संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर चाय की कीमत पहले 2 रुपये थी, ठीक है, और कॉफ़ी की कीमत पहले 5 रुपये थी, तो अब भी चाय की कीमत 2 ही होने चाहिए और अब भी कॉफ़ी की कीमत 5 ही होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यही बोला जा रहा है। आगे की ओर देखते हैं। आगे है दूसरा पॉइंट है, उपभोक्ता के आय में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। उपभोक्ता जो था, अगर पहले उसका इनकम 10,000 रुपया था, ठीक है, इकाई दाइन सैकड़ा हज़ार 10,000, अगर 10,000 था तो अब भी 10,000 ही होना चाहिए। इससे ना ही अधिक होना चाहिए और इससे ना ही कम होना चाहिए, वही बोला जा रहा है। तो मांग की मान्यताएं लागू होगा। तीसरा पॉइंट है, उपभोक्ता की रुचियों एवं प्राथमिकताओं में कोई परिवर्तन ना हो। उपभोक्ता की जो वस्तु के खरीदने की जो रुचि थी और जो प्राथमिकता देते थे कि पहले ये खरीदेंगे, वो जैसे के तैसे होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जितना जनसंख्या पहले था उतना ही जनसंख्या अभी होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि मांग के नियम आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें मैंने थंबनेल में बताया था, मांग वक्र पर संचलन। इसको आप आपके परीक्षा में मांग वक्र पर संचलन या फिर मांग की मात्रा में परिवर्तन करके आपको सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, मांग वक्र पर संचलन या मांग की मात्रा में परिवर्तन दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है मांग वक्र पर संचलन। मांग वक्र पर संचलन की स्थिति में समान मांग वक्र पर कभी नीचे की ओर गति होती है अथवा कभी ऊपर की ओर गति होती है। नीचे की ओर गति मांग में विस्तार कहलाता है, जबकि ऊपर की ओर गति संकुचन कहलाता है। ये बोला जा रहा है मांग वक्र जो होता है, मांग वक्र जो कि D1 और D1 बताए थे, ठीक है। सॉरी, एक बार फिर से बना देते हैं। जैसे कि ये मांग वक्र हो गया, ठीक है, ये आपका मांग वक्र हो गया।
एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, या जिसको डी मान लेते हैं, डी मतलब डिमांड, इसको D1, इसको D1 और इसको D0, ठीक है। बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि स्थिति में समान वक्र पर कभी नीचे की ओर गति करती है अथवा कभी ऊपर की ओर गति करती है। जो मांग वक्र संचलन की स्थिति है, समान मांग वक्र में कभी इधर नीचे की ओर खिसक जाती है, कभी ऊपर की ओर खिसक जाती है, यही बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि नीचे की ओर खिसकती है जब, फिर से बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर नीचे की ओर अधिक ऊपर की ओर खिसकती है तो कभी नीचे की ओर कभी ऊपर की ओर गति होती है। नीचे की ओर गतिमान विस्तार कहलाता है। ये जब नीचे की ओर होता है तो विस्तार कहलाता है, और जब ऊपर की ओर गति होता है तो संकुचन कहलाता है। ऊपर की ओर गति संकुचन। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे मांग की मात्रा में परिवर्तन अथवा मांग वक्र पर संचलन रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जो कि नीचे हम आपको बना के दिखाएंगे। यहाँ तक आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। तो इसके लिए अलग से स्लाइड लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम आपके लिए प्लेन स्लाइड ले चुके हैं, तो चलिए हम अब चित्र को बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि x और y दो अक्ष होता है, जिसमें से ये y है और ये x है और यहाँ 0 होता है। ठीक है, इसे कीमत, इस वाले साइड को कीमत मानते हैं। ठीक है, और इसमें मांग। ठीक है, क्या, तो मांग। ठीक है, इसमें पहले हम प्राइस को P1 मानते हैं, P मानते हैं, फिर यहाँ से घिसक कर P0 हो जाता है प्राइस, और फिर P से बढ़कर P1 हो जाता है प्राइस। उसी तरह से डिमांड को D से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर Q से भी। तो चलिए हम D को ही ले लेते हैं। पहले D0 था, यहाँ देखो, यहाँ पहले D था, D से D0 हो गया, फिर D से D1 हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं। जब प्राइस 1 था तो डिमांड 0 था। जब प्राइस P था तो डिमांड समान था, मतलब D था। और जब प्राइस 0 था तो डिमांड D1 था। यानी कि ये चित्र यह दिखाना चाह रहा है कि जब प्राइस समान था तो डिमांड भी समान ही रहा। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्राइस P से बढ़कर P1 की ओर गतिमान हुआ, P1 की ओर गतिमान हुआ, तो वैसे ही डिमांड घट गई। वही लिखा हुआ था कि मांग वक्र संचलन, जैसे ही P से P1 की ओर गतिमान हुआ, वैसे ही डिमांड D से D0 की ओर गतिमान हो गया, यानी कि घट गई। वहीं जैसे ही प्राइस P से घटकर P0 हुआ, यहाँ पर P0 हुआ यहाँ पर, तो वैसे ही डिमांड D से बढ़कर यहाँ D से बढ़कर D1 खिसक गया यहाँ की ओर। ठीक है, अब इसी को एक आप स्केल से इसे मिलाएंगे। ठीक है, इस तीनों कोना को मिला देंगे इस तरह से स्केल से। लगता है मैं भी तो स्केल जैसे ही मिला दिया, ऐसा लाइन पार दिया। ठीक है, ये बिंदु आपका A है, ये बिंदु आपका C है, और ये बिंदु आपका C है। ठीक है, तो ये से कभी भी देखो, आप कभी मांग वक्र ऊपर की ओर गतिमान हो रही है और कभी नीचे की ओर गतिमान हो रही है। यही आपके लिखा हुआ था थ्योरी में। ठीक है, तो ऊपर की ओर गतिमान क्या कहलाती थी? ऊपर की ओर गतिमान संकुचन, इसी को संकुचन कहा जाता था। ठीक है, संकुचन। ठीक है, और नीचे की ओर गति क्या कहलाती थी? तो नीचे की ओर गति विस्तार कहलाती थी। ठीक है, विस्तार, यही आपके स्लाइड में लिखा हुआ था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जिस तरह से यहाँ लिखा गया, जिस तरह से मैंने चित्र आपके सामने बनाया है, आप उसी तरह से परीक्षा में बनाएंगे। आई होप कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। और मैंने रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, रोजगार फॉर फ्यूचर, FUTU, रोजगार फॉर फ्यूचर,
ठीक है। फ्यूचर, रोजगार फॉर फ्यूचर जो मैंने आपको चैनल बताया है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।